नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। आपकी बात की शुरुआत करने से पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। आज चुनाव आयोग का पत्रकार वार्ता हुआ। उसमें चुनाव आयोग ने चुनाव पर चर्चा किया। रैलियों पर प्रतिबंध लगे या न लगे, इस पर अभी किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। उत्तर प्रदेश समेत जो कुछ अन्य राज्यों में चुनाव प्रस्तावित है अगले साल के पहले ही महीने, दूसरे महीने में, उस पर ना तो चुनाव आयोग कुछ कह रहा है, ना ही नीति आयोग कुछ कह रहा है, ना ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और ना ही राजनीतिक दल। ये सब क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं, इसकी जानकारी आपको दे दूं। 2 मिनट में इस विषय को समझाऊंगा, उसके बाद असली मुद्दे पर आऊंगा। उसके पहले आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 20 से 25 मिनट तक आपके साथ रहूंगा। कृपया अंत तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मित्रों, असल में क्या है कि जब आप किसी चुनावी रैली में जाते होंगे तो देखते होंगे कि वो जो नेताजी लोग जिस मंच पर बैठे होते हैं उससे आपकी दूरी 200 मीटर से भी ज्यादा होती है। कोरोना विस्फोट से बचने के लिए, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो हमारे डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने या कोरोना विशेषज्ञों ने जो गाइडलाइन दिया है वो दिया है कि मास्क है जरूरी और 2 गज दूरी। वो 2 गज के दूरी पर अगर है तो उनको कोरोना का संक्रमण नहीं होगा, लेकिन वो 200 गज से भी ज्यादा दूरी पर आते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाए। आपने कभी कोई, चाहे वो राजनाथ सिंह का कार्यक्रम हो, अखिलेश यादव का कार्यक्रम हो, मोदी जी का कार्यक्रम हो, मायावती जी का कार्यक्रम हो, राहुल जी का कार्यक्रम हो, मतलब जो राजनीतिक दल के लोग हैं, इनका मंच और आपके बीच में 200 गज से भी दूरी रहती है। जो पहली लाइन है, पिछली लाइन में तो छोड़ दे, वो तो 2 किलोमीटर दूर रहते हैं। मतलब कि कोरोना संक्रमण का खतरा उस नेताजी को नहीं है जिनके आह्वान पर आप आए हैं। हाँ, तिवारी जी को साथ, जिनके बुलावे पर आए हैं, जिनका भाषण सुनने आए हैं, जिनको देखने के लिए आए हैं, उनको आपके संक्रमण से दूर दूर और बहुत दूर तक कोई खतरा नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है कि नेताजी के मंच पर जो कुछ लोग बैठे होते हैं उन लोगों में आपस में उचित दूरी होती है। मतलब वो एक दूसरे से संक्रमित नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ होता है। जब वीआईपी मंच पर माइक पर आता है तो माइक पर आने से पहले उनका जो सिक्योरिटी वाला होता है या जो उनका सहयोगी होता है वो माइक को सैनिटाइज कर देता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और इस तरह के ऊंचे ओहदे वाले नेताओं का तो माइक अलग होता है। मतलब वो अलग डैश से बोलते हैं और बाकी लोग अलग डैश से बोलते हैं। मतलब उनका डैश ही अलग होता है, वहां कोई नहीं जाता। मतलब लब्बो लुआब ये है कि जिस नेताजी के बुलावे पर आप भाषण सुनने के लिए गए हैं वो कोरोना से पूर्णतः बचे हुए हैं। खतरा में कौन है? आप हैं, क्योंकि आप जिस मैदान पर खड़ा होकर के, बैठ करके, लेट करके या घिसट करके आप वहां मंच तक पहुंचे हैं उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। एक के साथ एक घिसा पीटा है, एक के साथ एक सटा हुआ है, एक दूसरे के शरीर से शरीर रगड़ खा रही है, मुंह से मुंह मिला हुआ है, सांस से सांस मिला हुआ है। मतलब अगर कोई एक आदमी संक्रमित है उस फील्ड में, उस मैदान में जहां पर वो रैली हो रही है, तो वो सब लोगों को संक्रमित कर रहा है, क्योंकि संक्रमण के लिए वायरस को एक दूसरे के नजदीक होने की आवश्यकता है। वो सबको संक्रमित कर देगा। पश्चिम बंगाल चुनाव, बिहार चुनाव और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों ने ये पुख्ता कर दिया है कि किस तरह से कोरोना विस्फोट हुआ था। लेकिन चूंकि हमारे नेताओं को आपके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो चाहते हैं कि 10, 20, 50, 100 लोग मर जाएं। ये मैं बड़ा अफसोस के साथ कह रहा हूं, लेकिन कहने वाली बात है, उसको कहना चाहिए, क्योंकि बात निर्विवाद रूप से कहने के लिए तो मैं मशहूर हूं। मेरे लिए कहा जाता है कि राकेश परमार जो कहता है वो बड़ा मुद्दे की बात करता है, साफ कहता है, बुरा किसी को लगे या किसी राजनीतिक दल के विरोध में, या हमें उससे कोई फर्क नहीं। असल में क्या है कि देख लीजिए कि अभी उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो पहले यूपी के चुनाव बात करूं। आप चुनावी रैली में गए, आपको कोरोना हो जा रहा, मर जाते हैं। ईश्वर ना करे कि आप मरे,
लेकिन अगर आप मर जाते हैं तो नेता सरकारी कोष से 2, 4, 5, 10 लाख रुपया आपको दे देगा और इलाके में वाहवाही मचाएगा कि फलाना जी के मृत्यु पर तुरंत पैसा का दान दिया गया और अखबार में आएगा कि एक आदमी मरा, संसार को पता चलेगा ये 20 लोग मरे, 50 लोग मरे, 100 लोग मरे। लेकिन एक बात जान लीजिए कि संसार के लिए आप एक नंबर है, 1 लोग मरा, 2 लोग मरा, 50 लोग मरा, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरा संसार हैं। इस बात की समझ जिस दिन आपको हो जाएगी, चुनाव में आप भागीदारी मतदान के टाइम करेंगे, रैली में नहीं करेंगे। चुनाव आयोग नेताओं के अधीन है, वो चुनाव ना कराने की कहीं नहीं सकते, उसकी हिम्मत ही नहीं है। चुनाव आयोग उसी दिन बदल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब के सब कोलिजियम सिस्टम से भर्ती होते हैं, तो ये भी साफ स्पष्ट बोल दें ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। नीति आयोग की नियुक्ति ही प्रधानमंत्री करते हैं तो वो कैसे कह सकता है? मतलब नए साल की जश्न, नए साल जो अंग्रेजों वाला होता है, मेरा नहीं, मेरा तो फगुआ को होता है। होली जिस दिन मनाई जाती है, मेरा नया साल वो है, लेकिन जो अंग्रेजों का नया साल है, अंग्रेजी कैलेंडर बदलने का, उस पर प्रतिबंध है। क्रिसमस की पार्टी की प्रतिबंध है। आपके शादी और श्राद्ध में 20 आदमी से ऊपर जुटने पर प्रतिबंध है। आप सड़क पर मास्क के बगैर पकड़े गए हैं, 2000 रुपये का चालान होगा, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर आप चुनावी रैली में है तो आपको मास्क की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर चालान काटने वाला आदमी नहीं आता है। यहां तक कि जो नेताजी मंच से भाषण दे रहे हैं वो भी मास्क पहन करके भाषण नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर के आपसे यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप, चुनाव आयोग क्या फैसला देता है ये हमको मालूम नहीं है, क्योंकि वो तो चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले लोगों को पता होगा। राजनीतिक दल के लोग चुनाव आयोग के आड़ ले रहे, करें जो इलेक्शन कमीशन चाहे वो हो। इलेक्शन कमीशन चाहेगा बंद तो बंद, क्योंकि उसको पता है कि इलेक्शन कमीशन हमारा विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हमने विरोध करने की परमिशन नहीं दे रखी है। लेकिन आप तो अपना बचाव कर सकते हैं। आपका बचाव ये है कि आप मतदान में तो जरूर भाग लें, क्योंकि वो आपका नागरिक धर्म है, क्योंकि वहां पर चुनाव प्रोटोकॉल रहेगा और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन चुनाव आयोग करवाएगा। ये भीड़ भाड़ धक्कम धुक्कम नहीं होगी जो रैली में होती है। लेकिन आप रैली में भाग ना ले, ये तो आप कर सकते हैं। जी नमस्कार। जी प्रणाम। आप लोगों का आशीर्वाद रहे, बोलते रहेंगे। तो आप रैली में कम से कम आप भाग ना लें, ये तो कम से कम आप कर सकते हैं, ये जरूर करिएगा। रैली से अपने आप को दूरी बनाए रखें। चुनाव आयोग क्या कहते हैं वो उसके जिम्मे छोड़ दें। आज की सुर्खियां तो ऐसे बहुत थी, लेकिन चर्चा में जो सवेरे से ही डिसाइड किया था, जैसे मुझे भोर भोर में पता चला कि कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी खजुराहो से हुई है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा, और इसकी सूचना मध्य प्रदेश पुलिस को नहीं दी गई, मैंने तभी से कहा था कि मैं तो सोचा था कि उसी वक्त लाइव आ जाऊं, लेकिन मैंने हमेशा 10 बजे लाइव आने का निर्णय लिया है। 10 बजे रात को आता हूं। मैंने बोला दिन में क्या आना, रात में आएंगे। अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है तो इस मुद्दे पर आपके सामने रहूंगा बात। मित्रों, मैं कानून का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, कानून की थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि कानून का पूरा किताब मैं पढ़ लिया है और पूरी कानून की जानकारी मेरे को है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कानून की कुछ चीजें जानने की वजह से मैं एक बात बड़ी पुख्ते से और दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो कानून है, जो संघीय व्यवस्था है, उसमें कानून में ये प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और अंतरराज्यीय पुलिसिंग पर जो नोटिफिकेशन है उसमें भी ये वर्णित है कि एक राज्य की पुलिस अपने सीमा से बाहर अगर किसी तरह की ऑपरेशन करती है, दबिश देती है, धरपकड़ करती है, छापेमारी करती है, तो उसे कंसर्न राज्य को सूचना देना पड़ेगा, बल्कि उसे परमिशन भी लेना पड़ेगा। और अगर वो परमिशन नहीं लेती है तो वो पुलिस जो सरकारी नौकरी में है, सरकार का दिया हुआ हथियार असलहा उसके पास है, वो वहां पर अवैध असलहा माना जाएगा और वो आर्म्स एक्ट में मुकदमा कायम हो जाएगा। आर्म्स एक्ट ये कानून आपको बताता हूं, आपका अपना लाइसेंसी बंदूक है, उस पर लिखा जाता है कि ये कहां कहां लेके जा सकता है। जैसे मान लो मैं उत्तर प्रदेश का हूं और मेरा बंदूक का लाइसेंस यूपी तक है, तो मैं अपने घर से 2 किलोमीटर आगे जाऊंगा तो बिहार शुरू हो जाता है, छपरा जिला। तो मैं छपरा जिला में चला जाऊंगा तो मेरा वो बंदूक
गैर कानूनी अवैध हो जाएगा। वहां की पुलिस मुझको पकड़ सकती है क्योंकि मेरे पास बिहार का लाइसेंस नहीं है। उत्तर प्रदेश में मैं नोएडा तक अगर लेके आऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी लाइसेंस यूपी तक वैलिड है। लाइसेंस की वैलिडेशन होती है जिला तक, कमिश्नरी तक, स्टेट तक, अंतरराष्ट्रीय, पूरे दुनिया तक, पूरे भारत तक वो लाइसेंस की टर्म्स होती है। ये जो पुलिस को लाइसेंस दी जाती है वो उसके राज्य के अंदर होती है। मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस के लाइसेंस जो सरकारी हथियार है वो राज्य सीमा के अंतर्गत है, उसको लेकर के घूमने का अधिकार है। अगर वो सीमा पार किया तो वो बंदूक उसका अवैध मान लिया जाएगा। तो जो मध्य प्रदेश की पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जो मध्य प्रदेश सीमा में बिना मध्य प्रदेश के पुलिस को सूचना दिए गिरफ्तार की है वो अवैध है। अब कानून के नजर में क्या क्या प्रोविजन है पहले जान लीजिए। सबसे पहले आज दिन भर टीवी पर भाषणबाजी चला रहा कि नरोत्तम मिश्रा बताए कि वो खुश हैं कि दुखी हैं। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनका खुश होना दुख होना तब महत्वपूर्ण है जब वो कोई कानून के अंतर्गत काम हो, क्योंकि वो संविधान का शपथ लेकर के मंत्री बने हैं और संविधान के शपथ के साथ मंत्रालय चला रहे हैं। संविधान में लिखे हुए वाक्य पर, संविधान में लिखे हुए बातों पर, संविधान में लिखे हुए धाराओं पर, क्योंकि वो संविधान के ऊपर नहीं है। और मंत्री बन जाने का मतलब यही नहीं है कि खाता ना वही जो माननीय मंत्री जी कहे वो सही वही है जो संविधान में है। और संविधान में यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस को, छत्तीसगढ़ के पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को सूचना देना चाहिए था कि मुझे सूचना मिला है, मेरी खुफिया जानकारी है कि खुजराहो में असीमानंद है जिस पर कालीचरण है जिस पर एफआईआर दर्ज है। कालीचरण पर एफआईआर दर्ज है वो सही है कि गलत है वो कानून का विषय नहीं है। वो उस पर मतलब वो कानून का विषय है, वो अवैध नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट विल डिसाइड कि जो उस पर धाराएं लगाई गई है वो सही है कि नहीं है। वो जज है, हमारे पास सक्षम न्यायपालिका है, मैं उस पर दोषी नहीं ले रहा। देश भर के कई जगहों पर उसके विरुद्ध केस दायर हुआ है, वो हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री पर दायर हो जाता है, वो तो मान लो एक सिंपल साधारण नागरिक है। तो महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, छत्तीसगढ़ में हुई है, जहां जहां हुई है वो अवैध नहीं है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन गिरफ्तारी अवैध है इसलिए कि वो मध्य प्रदेश पुलिस के बिना परमिशन का गिरफ्तारी हुआ है। अब कानून में क्या प्रोविजन है? कानून में प्रोविजन ये है कि मध्य प्रदेश पुलिस तुरंत छत्तीसगढ़ पुलिस को नोटिस दे कि मेरे जानकारी के मुताबिक जो समाचार चैनलों पर प्रकाशित रिपोर्ट है और ये सत्य भी है कि आपके ये लोग गिरफ्तार करने के लिए एक आदमी वांछित अपराधी को आए थे और मुझे सूचना नहीं है, तो इन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके हमारे न्यायालय के सामने पेश किया जाए। कानून क्या करेगा? कानून में यह है कि तुरंत मध्य प्रदेश की सक्षम न्यायालय उन 7 लोगों की नौकरी से डिसमिसल का परमिशन देगा कि आप इनको नौकरी से डिसमिस करिए। उन लोगों का हथियार जमा होगा और उन पर अवैध हथियार रखने का मुकदमा चलेगा। ये 2 जगह हो गया है, मैं जमा हुआ तो हर जगह बार बार होता रहता, तो 2 चीजें आपके संज्ञान में लगा दूं, ये सामने है और आप लोगों को याद भी होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस पटना में एक अपराधी को पकड़ने के लिए चली गई थी। उत्तर प्रदेश की ये तस्कर बिहार पुलिस से साठगांठ करके बार बार बच जाता है। उसके पहले की सूचना थी कि जब भी उत्तर प्रदेश की पुलिस बिहार को सूचित करती थी तो वो अपराधी होशियार हो जाता था और अपना जगह चेंज कर देता था। ऐसी खुफिया जानकारी उसको हुई, तो उसने सोचा कि इसकी गिरफ्तारी पहले कर लिया जाए और तब जाकर के बिहार पुलिस को सूचना दिया जाएगा कि अगर कोई बिहार पुलिस में उसका खासम खास होगा, कोई आदमी ऐसा होगा जिसकी वजह से वो बच जाता होगा, तो अब की बार ऐसा नहीं कर पाएगा। ऐसा उसकी इच्छा रही होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पटना में गिरफ्तार कर लिया। जैसा कि वो बदमाश था जिसका बड़ा अप्रोच था और वो बच जाता था अपने अप्रोच की वजह से, उसके लोगों ने बिहार पुलिस को सूचना दे दिया कि भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक गिरफ्तारी की है एक आदमी की। ये उस वक्त सिंघम स्टाइल का वो लिंडा आईपीएस अफसर होता था, महाराष्ट्र का रहने वाला है और वो बिहार कैडर का अफसर है, बड़ा तेज तर्रार अफसर है, हीरो की तरह से जींस पैंट चश्मा वश्मा लगा करके घूमता रहता है, तो उसकी बड़ी चर्चा रहती है, मीडिया में भी बहुत छाया रहता है।
उसने गरिमाण से ऐसे घसीटता हुआ उसको ले करके परेड करता हुआ पूरी मीडिया के सामने आया। वो सब इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी चिल्लाता रहा कि सर मैं यूपी में एसआई हूं, मुझे इस तरह से ना घसीटा जाए, मैं वर्दी में हूं, मेरे को क्षमा किया जाए, मुझे जलील ना किया जाए। तब भी उसके साथ बहयाई से गाली देते हुए, बदतमीजी करते हुए, जिस तरह से वो कोई सड़क छाप बेवरे और टपोरी को गिरफ्तार किया हो, लेकर आकर अपने थाने में बंद कर दिया, कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसको डिसमिस करने का आदेश जारी कर दिया, उसका हथियार जब्त कर दिया, क्योंकि कोर्ट को यही करना था, उचित भी था, क्योंकि वो बिहार पुलिस को सूचना दिए बगैर आया था। उत्तर प्रदेश के उस दरोगा ने कहा कि सर जब भी मैं कभी सूचना देता हूं तो ये भाग जाता है, मैंने सोचा कि गिरफ्तार करके तब आपको सूचना दूं। एसपी साहब ने एक न सुनी उसकी और उसकी गिरफ्तारी कर ली। अभी दिल्ली पुलिस में हुआ, उत्तर प्रदेश के कुछ पुलिस वाले दिल्ली में एक गिरफ्तारी की। दिल्ली में तो खैर एक अजीब सरकार है, वो तो आतंकियों, बदमाशों और मुस्लिम प्रस्तियों के लिए बड़ा मशहूर है। उसमें से किसी ने पुलिस को सूचना दी और कोर्ट में केस दायर कर दिया। उत्तर प्रदेश को सारे के सारे लोग सस्पेंड हुए और उनका जेल हो गया। मतलब ये कि एक कानून में प्रोविजन है कि अगर आप किसी दूसरे राज्य के सीमा में कोई गिरफ्तारी करने जाते हैं तो आपको उस कंसर्न राज्य को सूचित करना पड़ेगा और उनके लोगों को साथ लेकर के दबिश देनी पड़ेगी। मतलब ये कि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गैर कानूनी गिरफ्तारी की है, गैर कानूनी कृत्य किया है। अब ये क्यों किया है, किसके बहकावे में किया है, किसके लालच में किया है, किस दबाव में किया है, ये कोर्ट विल डिसाइड और जनता डिसाइड करेगी। मेरा मतलब ये नहीं है। मैं एक कानून का छोटा विद्यार्थी होने के नाते ये आपको कहता हूं कि कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी अवैध है, गैर कानूनी है। मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के जिस कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा वो विद्वान न्यायाधीश कहेंगे कि भाई इनकी ट्रांजिट रिमांड कहाँ है, क्योंकि गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में हुई है। और अगर छत्तीसगढ़ की पुलिस ये कहती है कि ये नहीं, गिरफ्तारी हमारे सीमा के अंदर हुई है, तो फिर विद्वान न्यायाधीश सो मोटो लेंगे कि समाचार चैनलों पर यह चल रहा था कि आपने इनकी गिरफ्तारी खुजराहो से की है, तो खुजराहो छत्तीसगढ़ में कब हुआ है। तो मुझे तो लग रहा है कि विद्वान न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो वो सबसे पहले वही नोटिस कर देंगे कि जो जो लोग गिरफ्तार करके लाए हैं उन सब लोगों को सामने खड़ा किया जाए और उनसे स्पष्टीकरण लिया जाए। मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन क्या होता है वो लेट हिम डिसाइड टू कोर्ट और हम उसको देखेंगे कि क्या होगा है। मैं अपनी बात इस बात पर ले आकर के आपके सामने रखता हूं कि गिरफ्तारी अवैध है, गैर कानूनी है, गलत है और इसकी जितनी बड़ी निंदा और जितनी बड़ी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए वो जरूर मिले, क्योंकि इससे संघीय व्यवस्था पर डेंट पड़ता है और हमारा देश संघीय ढांचे से मजबूत देश है। अगर एक राज्य दूसरे राज्य के सीमा में इस तरह की अतिक्रमण करने लगेंगे तो ये फिर संघीय व्यवस्था चरमरा जाएगा, फिर कानून का राज नहीं होगा, पुलिसिंग राज होगी। और कोई भी सभ्य समाज पुलिस राज की कल्पना नहीं करता, कानून राज की कल्पना करता है, क्योंकि कानून में सबको बराबरी का अधिकार है और पुलिस में जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब कुछ शब्द इस बात पर कि कालीचरण ने जो कहा वो सही है कि गलत है, पहले इस विषय में चर्चा हो। मित्रों, मैं एक बात शुरू से कहता हूं, पहले मेरा ये मानना है, मैं अपनी सफाई दे दूं कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी को ना तो भगवान मानता हूं, ना राष्ट्रपिता मानता हूं, ना ही महात्मा मानता हूं। वो मेरे लिए एक इंसान थे, कुशल राजनीतिक थे, बड़े प्रखर राजनीतिक थे, तेज तरह राजनीतिक थे, इतने राजनीति के महीन खिलाड़ी थे कि उनके मरने के बाद भी उनकी प्रासंगिकता भी है और हम जैसे लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये चर्चा तो जरूर हो कि एक जीता जागता जिंदा इंसान को आखिर भगवान क्यों बनाया गया। हमारे देश में भगवान पर बहस होता है, पार्लियामेंट में बहस होता है, देश की सबसे बड़ी ऊंची अदालत में बहस होता है। भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान है, इस बात का सबूत दिया जाए, अगर है तो वो अयोध्या में जन्म है, इस बात की सबूत दिया जाए। और लोग एफिडेविट लगा के कह रहे हैं कि है 400-450 साल तक मुकदमा चलता है, 150 साल तक अदालती कार्रवाई चलती है और तब जाकर के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय से प्रमाणित होता है कि भगवान थे और इसी अयोध्या में जन्मे थे जहां पर मांग की जा रही है, और तब जाकर के वहां पर एक भव्य राम मंदिर बन रहा है।
मतलब हम भगवान पर चर्चा कर सकते हैं कि है कि नहीं है, भगवान काल्पनिक है कि भगवान ओरिजिनल है कि भगवान रियल में थे, और गांधी जी पर हम चर्चा नहीं कर सकते। क्या गांधी जी बियॉन्ड द गॉड हो गए, भगवान से ऊपर हो गए? मतलब वो क्या हो गए? आखिर हमने उनको भगवान से ऊपर का दर्जा क्यों बना दिया? ऐसी क्या स्थिति हुई कि गांधी जी पर कोई अशोभनीय टिप्पणी करने पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग गया? समाचारों के अनुसार जो धाराएं लगी हुई है उसमें राष्ट्रद्रोह है, बवाल मचाना है, व्यक्ति के प्रति घृणा फैलाना है, 505 है, सार्वजनिक उजैसी है। मतलब आप एकदम इस निंदा जैसी बात को कर देते हैं। आखिर मोहनदास करमचंद गांधी थे क्या? नेता ही तो थे, भगवान तो थे नहीं। इस विषय पर जरूर चर्चा हो, और मैं तो बड़ा खुश हूं कालीचरण के बहाने मैं भी 2-3 चैनलों पर था, अपनी बात रखा, क्योंकि वहां पर फ्रेम में होता है, एंकर जैसे देखने लगता है कि आप कुछ बढ़िया बोलने लगते हैं, आपको रोक करके दूसरे को बुलवाने लगता है, तो आप पूरी बात नहीं कह पाते हैं, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटे के कार्यक्रम में 4-5 मेहमान होते हैं और सब लोगों के प्रश्नों का जवाब देना होता है। ये मेरा अपना मंच है और मेरी अपनी बात है, और पूरी खुल के बात ही, जब तक बात खत्म नहीं होगा तब तक चलेगी। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आधा घंटे ही बोलना है, 20 मिनट ही बोलना है। अगर बात घंटे भर में खत्म होगी तो घंटे भर तक बोलना है, मतलब पूरी बात साफ सफाई और स्पष्टता से करना है। तो मोहनदास करमचंद गांधी क्या थे, उनका इस देश के प्रति क्या योगदान है, और उनसे इस देश को क्या क्या मिला, इस विषय पर तो चर्चा होना ही चाहिए। मोटा मोटी बात, जो 4-5 बातें आपके सामने छोड़ देता हूं, आप उस पर चर्चा करिएगा, सोचिएगा, और अगर आपको जवाब मिल जाएगा तो हमको जरूर बताइएगा। इनबॉक्स खुला है और नीचे कमेंट बॉक्स भी खुला है। पहला बात कि मोहनदास करमचंद गांधी क्या ये साफ और स्पष्ट नहीं था कि वो हिंदू विरोधी थे? क्या ये साफ और स्पष्ट उनके क्रियाकलाप से नहीं था कि वो मुस्लिम परस्त थे? क्या मोहनदास करमचंद गांधी ने नोआखाली के दंगे में जब तक हिंदू कटता रहा वो बकरी का दूध पी करके मस्त बैठे रहे, और जैसे हिंदू का पलड़ा भारी होने लगा वो दूध की कटोरा फेंक करके तुरंत अनशन पर बैठ गए? क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि भगत सिंह राजगुरु और उनके तीसरे साथी बिस्मिल जी के साथ जो कोई लोगों को जो फांसी दी गई तो वो कुछ नहीं बोले? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो उस वक्त के अंग्रेजों अफसरों से मिले थे और फांसी रुकवाने की बात कही थी, मान लिया कही थी, लेकिन उनका जो चिट्ठी का प्रारूप था वो ये नहीं था कि भगत सिंह की फांसी नहीं होनी चाहिए। ये चिट्ठी का प्रारूप था कि अगर भगत सिंह की फांसी हो जाएगी तो उनके फॉलोअर इतने ज्यादा हैं कि उग्र प्रदर्शन होगा और अंग्रेज संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए उनको कोई और सजा दे दी जाए जिससे लोगों में उग्रता ना बढ़े, लोग उग्र प्रदर्शन ना हो। मतलब उनको, गांधी जी को भगत सिंह के जान से कोई प्रेम नहीं था, प्रेम था अंग्रेजों के शासन को उखड़ न जाए। खैर, ये भी मान लेते हैं उनकी विद्वता है, वो अपने भाषा में लिखे होंगे, हम कम समझदार आदमियों को नहीं समझ आ रही। लेकिन ये भी तो सत्य है कि भगत सिंह के फांसी की सजा जब फाइनल हो गई तो मोहनदास करमचंद गांधी अनशन पर नहीं बैठे। हर छोटी मोटी बात पर अनशन पर बैठ जाने वाला आदमी इतनी बड़ी बात पर अनशन पर काहे नहीं बैठा? क्या यह सत्य नहीं था कि मोहनदास करमचंद गांधी जब हमारे देश में अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, उसको विश्व युद्ध हो गया और अंग्रेज चारों तरफ से कमजोर हो गए, उसकी जड़ें हिल गई थी। वो एक मौका था जब हम लोग एक धक्का देते और अंग्रेज भाग जाते। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने एक आना और एक जवान हर आदमी से मांगा, अखबार में कॉलम लिखा, लोगों को बोला कि भाई अंग्रेजों का मदद करिए, क्योंकि ये विश्व युद्ध में भाग ले रहे हैं, ये हमारे खुदा है, भगवान है, अल्लाह है, और इनकी मदद करने के लिए जरूरी है कि मरने के लिए एक जवान और आर्थिक मदद करने के लिए एक आना, मतलब एक आना उस वक्त आज के मतलब 1000 लाख रुपया के बराबर होगा। मुझे मालूम नहीं है कि 1000 रुपया का बराबर होगा कि 100 रुपया का बराबर होगा या 500 रुपये के बराबर होगा, लेकिन उस वक्त आना दुआना का कीमत आप समझ लीजिए कि उस वक्त आना दुआना महीने भर की तनख्वाह नहीं होती थी, जो आज 15-20 हजार रुपये मिनिमम वेजेज है। तो आप समझ लीजिए कि कम से कम एक आना आज के 15-20 हजार के बराबर था। मतलब गांधी जी ने आदेश दिया था ना भाई अपने भारतवासियों को कि भाई एक जवान मरने के लिए दे दो, वो अंग्रेज के लिए मरे जाकर के विश्व युद्ध में लड़ाई में, और 15-20 हजार जो गाड़ी कमाई तुम्हारी महीने भर की है वो दे दो, क्योंकि अंग्रेजों को गोला बारूद खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। मतलब जो आदमी हम पर अवैध शासन कर रहा था
उसके शासन व्यवस्था को दुनिया में कायम करने के लिए हमने जवान देने की बात गांधी जी ने कहा था कि नहीं, हम पर थोपा था कि नहीं, ये चर्चा का विषय होना चाहिए कि नहीं। दूसरी और सबसे जो बड़ी बात थी कि मोहनदास करमचंद गांधी अहिंसक थे भी, इस बात को उनका अहिंसक कितना बड़ा हिंसा उत्पन्न करता था, इस विषय पर कभी किसी ने गंभीरता से विचार किया। भारत और पाकिस्तान की बंटवारा गांधी जी ने किया नहीं किया, ये विषय विवाद का हो सकता है, लेकिन ये भी तो विवाद का विषय नहीं है कि जब वहां से लाशें भर भर के पाकिस्तान से यहां पर आई तब गांधी जी ने कोई अनशन नहीं किया था, जबकि गांधी जी के मानने वाले पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि पाकिस्तान का तो जन्मदाता ही है वो। और तीसरा, जो हजारों साल का हमारा देश है उसका बाप एक अभी का जन्म हुआ आदमी कैसे हो सकता है। मोहनदास करमचंद गांधी के बाद तो भारत का जन्म नहीं हुआ, भारत तो हजारों से हजारों वर्ष पहले का है। कायदे से तो मोहनदास करमचंद गांधी पाकिस्तान के बाप होने चाहिए, क्योंकि उनके ही वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ। बांग्लादेश का बाप होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी कई बार गलत साबित हुए, एक दो बार नहीं। सही तो उन्होंने कभी अपने आप को साबित नहीं किया। उन्होंने जितना आंदोलन किया वो कभी किसी मुकाम पर पहुंच करके खत्म नहीं हुआ, उनको बीच में ही छोड़ना पड़ा और हार के छोड़ना पड़ा। कोई आंदोलन उनका सफल नहीं हुआ, तो उनके आंदोलन पर विचार होना चाहिए कि नहीं। मैं गांधी जी को गाली नहीं दे रहा, क्योंकि गाली देना मेरा संस्कार नहीं है, लेकिन क्या गांधी तब गलत नहीं हुए जब शाहीन बाग में सिर्फ मुसलमान के नाम पर कई महीना तक बंद किया गया? क्या गांधी तब गलत नहीं हुए जब बिहार के दरभंगा में कत्लेआम मचा हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कलकत्ता में कत्लेआम मचा, दिल्ली में राष्ट्रपति अमेरिका का हमारे देश में आ रहा है और यहाँ पर सड़कों पर कत्लेआम मचाया जा रहा है? गांधी तब गलत साबित हुए कि नहीं हुए? इस बात को सोच करके, इस बात को समझ करके ये चर्चा तो होना ही चाहिए ना कि भाई गांधी आखिर महान कैसे, क्यों, किस वजह से, क्या किया गांधी ने जिससे उनको महानता का दर्जा दिया जाए। भारत का राष्ट्रपिता अगर कोई वर्तमान पीढ़ी का आदमी की माना जाए, हजारों साल पहले नहीं नया वाला में माना जाए, तो सरदार पटेल ने इस अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए रियासत को जोड़ करके एक गुलदस्ता बनाया था भारत महान। नहीं तो ये 500 550 से ज्यादा रियासतें अलग अलग होती तो इतना बड़ा गुलदस्ता कहां से बन जाता। वो अलग अलग गुलों को एक दस्ते में डाल करके जो खूबसूरत गुलदस्ता हमारा दिख रहा है आज के तारीख में, ये तो सरदार पटेल का देन है। तो फिर उनको राष्ट्रपिता क्यों न दर्जा दी जाए? मैं मानता हूं कि उनको भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हजारों साल पुराना देश का कोई एक बाप अभी वाला आदमी होगा ये संभव नहीं है, मेरे तो कम से कम नहीं है। कालीचरण की बातों का सहमति दिया जाए, असहमति दिया जाए, ये विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन ये तो निर्विवाद रूप से चर्चा तो किया ही जा सकता है ना कि भाई गांधी जी ने जो किया था उसका देश पर क्या फर्क पड़ा। गांधी जी ने जो दूरदर्शिता दिखाई थी, वो दूरदर्शिता किस हद तक कामयाब रहा और किस हद तक नुकसान हुआ, इस विषय पर चर्चा हो। क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, मैं बीज बोता हूं तो देखता हूँ ना कि बीज एक आगे फसल अगर नहीं दिया तो अगले वर्ष उस बीज को हम नहीं बोते हैं कि भाई यार बीज अंकुरित नहीं हो रहा है, इसका फसल बढ़िया नहीं है। तो गांधी जी ने जो बीज बोया था वो कितना विषैला हुआ या कितना सार्थक हुआ, इस पर चर्चा होना चाहिए कि नहीं। अंत में मैं दो बातों से अपनी बात समाप्त करूंगा। पहला कि कालीचरण गलत है कि सही है, उस पर एफआईआर दर्ज जिन धाराओं में है उचित है कि अनुचित है, ये कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगी। हमारे यहाँ सक्षम न्यायपालिका है। लेकिन एक बात तो उसी न्यायपालिका के कई निर्णयों के आधार पर मैं ये कहने पर बिल्कुल मजबूर हूं कि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने अवैध गिरफ्तारी की है कालीचरण की। ये तो बिल्कुल सत्य है, इसमें तो कहीं कोई विवाद ही नहीं है। और फिर इस तरह की गैर कानूनी काम एक सरकारी संस्था मुख्यमंत्री का अधीन और आदेश वाली की, तो क्या मुख्यमंत्री का ये मिलीभगत था? अगर मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश का सरकार उन तमाम पुलिस वालों की गिरफ्तारी की पहल नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि मध्य प्रदेश की सरकार भी चाहती थी कि कालीचरण की गिरफ्तारी हो जाए, वो गिरफ्तार कराने का श्रेय ले और मैं गिरफ्तारी के विरोध करके श्रेय ले, हम दोनों श्रेय ले, दुनिया जाए भाड़ में। ये बात मैं क्यों ना कहूं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो अंतिम बात मेरा होगा वो ये कि चुनाव आयोग क्या कह रहा है, नीति आयोग क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रहा है, वो अपना कहता रहे, आप उसकी चिंता ना करें।
आप चुनावी रैली का बहिष्कार करें, क्योंकि संसार के लिए आप एक नंबर हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप एक पूरा संसार है। आपको कोरोना संक्रमित करेगा, क्योंकि आप भीड़ में होकर नेताजी के भाषण सुनते हैं, और जिनकी भाषण सुनते हैं वो 2 गज दूरी नहीं 200 गज की दूरी पर बैठे होते हैं। आपका कोरोना उन तक छू नहीं सकता, बीच में हवाएं रोक लेगी और डिस्टेंस रोक लेगी। मतलब नेताजी आपको बुला करके आपका जान खतरे में डाल रहे हैं, स्वयं का जान बचा रहे हैं और स्वयं का चुनाव प्रचार करवा रहे हैं। इस चीज को जिस दिन समझ जाइएगा, अपने जान के दुश्मन आप स्वयं ना बनिएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। बीमारी आपको छुए भी ना, चुनाव में आप भाग जरूर लें, मतदान के टाइम, प्रचार के टाइम में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, निरो भारत।